हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर अभी हमारा 9th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और आज हमारा 5th डे है जिसमें आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या मतलब है। स्टूडेंट, प्लानिंग का मतलब आपको पता है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है फाइनेंस से रिलेटेड डिसाइड करना कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। बेसिकली फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स डेवलप कर लेना, फ्यूचर में कहां से पैसा रेस करेंगे, उसको इन्वेस्ट कहां कहां करेंगे, आने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो आप पहले से ही सोच के रखते हैं। तो व्हेन वी आर डिसाइडिंग इन एडवांस from where we are going to raise the finance, how we are going to utilize that finance, that is called financial planning. फाइनेंशियल प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए भी करी जा सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए भी करी जा सकती है। जनरली लॉन्ग टर्म के लिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो 3 to 5 इयर्स के लिए होती है। अगर आप सोचो उससे ज्यादा टाइम के लिए प्लान्स बनाएंगे तो उसका कोई खास बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। और जो 1 साल से कम के लिए प्लानिंग करी जाती है उसको शॉर्ट टर्म प्लानिंग बोल देते हैं। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग को कई बार बजट्स भी बोल देते हैं। 1 मार्क में आपके एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है कि 1 साल से कम के लिए जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो उसको क्या बोल देते हैं, तो उसको हम बजट्स बनाना भी बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब आपके एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन। फ्यूचर में हम क्या फाइनेंस की फील्ड में करने वाले हैं उससे रिलेटेड हम पहले से ही सोच के रखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस, कितना पैसा चाहिएगा, एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स, और वो पैसा हम कहां से रेस करने वाले हैं उसके बारे में हम पहले से ही सोच के रखते हैं। डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड इन द बिजनेस एंड फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू रेज दैट फाइनेंस, पहले से ही सोच के रखना। इट एम्स टू एंश्योर दैट एनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। 2 मेन चीजें ध्यान रखने, एक तो सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हो और राइट टाइम पर। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो है कि सही टाइम पर पैसा मिल जाए, जिस टाइम पर पैसा चाहिए अगर उसके बाद मिलता है तो उसका कोई यूज नहीं है। और एक सही अमाउंट में मिल जाए, जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाए। अगर उससे ज्यादा मिलता है तो वो भी वेस्ट होगा, उससे कम मिलता है तब भी हम अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते। तो राइट अमाउंट में राइट टाइम पर पैसा मिल जाए, ये हमारा मेन पर्पस है। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मैंने आपको अभी बताया, जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए भी करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी करते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट एंड फोकसेस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम। जब लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करी जाती है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा लगाया जाता है, तो उसको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग बोल देते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज जनरली डन फॉर 3 to 5 इयर्स। जनरली 3 से लेकर 5 साल तक के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। As beyond that, financial planning becomes more difficult and less useful. उससे ज्यादा के लिए प्लानिंग करना मुश्किल भी हो जाएगा और उसका कोई खास यूज भी नहीं निकलेगा। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कवर्स प्लान्स फॉर 1 ईयर और लेस। जब आप 1 साल या उससे कम के लिए प्लान्स बनाते हो तो उसको शॉर्ट टर्म प्लानिंग कह देते हैं। और मैंने आपको बताया 1 मार्क में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बजट इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग डन फॉर शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए जब प्लानिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, तो उसका एक एग्जांपल क्या है, बजट। जब आप बजट्स बनाते हो तो जनरली आप 1 साल या उससे कम के लिए बनाते हो और वो आप बेसिकली शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स को कई बार बोल देते हैं ट्विन ऑब्जेक्टिव्स। ट्विन का मतलब 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड। व्हेन एवर रिक्वायर्ड का मतलब होता है एट राइट टाइम। जिस टाइम पर पैसा चाहिए उस टाइम पर मिल जाए। अगर आप पहले से प्लानिंग करके रखोगे तो आपको पता होगा किस टाइम पर पैसा चाहिएगा। आप पहले से ही सोच के रखोगे हम पैसा कहां से रेज करेंगे, पहले से ही अरेंजमेंट करके रखोगे ताकि उस टाइम पर मिल जाए। अगर जिस टाइम पर पैसा चाहिए उस टाइम पर नहीं मिलता, बाद में मिलता है, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग मेक श्योर दैट वी आर गेटिंग द फाइनेंस एट द राइट टाइम। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली एम्स टू इंश्योर दैट सफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम।
तो फाइनेंशियल प्लानिंग इस चीज को इंश्योर करती है कि सही टाइम पर पैसा मिल जाए फॉर डिफरेंट पर्पसेस, सच एज फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए सही टाइम पर हमारे पास पैसा हो। सपोज आपने आज कहीं खर्चा करना है, आपको आज पैसे चाहिए और आपको 1 महीने बाद मिल रहे हैं, तो उस पैसे का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो फाइनेंशियल प्लानिंग मेक श्योर दैट वी आर गेटिंग द फाइनेंस एट द राइट टाइम। फाइनेंशियल प्लानिंग आल्सो ट्राइज टू स्पेसिफाई पॉसिबल सोर्सेज ऑफ दिस फंड्स। हम पहले से ही आइडेंटिफाई करके रखते हैं कि कहां कहां से हमें फाइनेंस मिल सकता है, ताकि जब पैसे की जरूरत हो हमें आसानी से मिल जाए। तो प्लानिंग में सोच के अगर आप रखोगे तो टाइम पर पैसा मिल जाएगा। अगर आप पहले से नहीं सोच के रखोगे तो हो सकता है जरूरत के टाइम पर हमें पैसा ना मिले। देन टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज द रिसोर्सेज अननेसेसरली, यहां पर राइट अमाउंट की बात करी जा रही है। जो पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए उतना ही मिले, उससे ज्यादा भी ना मिले, उससे कम भी ना मिले। ज्यादा मिलेगा तो उसका यूज नहीं हो पाएगा, अननेसेसरली आपकी कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड तो देना पड़ेगा। कम मिलेगा तो काम प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही सिचुएशंस अच्छी नहीं है। जरूरत से ज्यादा पैसा मिल जाए वो भी सही नहीं है, जरूरत से कम पैसा मिल जाए वो भी सही नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग मेक्स श्योर दैट वी आर रेजिंग द राइट अमाउंट ऑफ फाइनेंस, जितना चाहिए उतना ही मिले। तो दो ऑब्जेक्टिव है, सही टाइम पर मिल जाए पहला ऑब्जेक्टिव, और जितना चाहिए उतना ही मिल जाए, सही क्वांटिटी में मिल जाए वो दूसरा ऑब्जेक्टिव है। एक्सेस फंडिंग इज ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग। जरूरत से ज्यादा पैसा मिल जाए वो भी बेकार है, जरूरत से कम पैसा मिले वो भी अच्छी बात नहीं है। Another objective of financial planning is to ensure that funds raised are neither in excess nor short. तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितना पैसा चाहिए था उतना ही मिले, ना तो उससे ज्यादा रेज हो जाए ना उससे कम रेज हो जाए, एज बोथ द सिचुएशंस आर हार्मफुल। दोनों ही सिचुएशंस अच्छी नहीं है। इवन इफ देयर इज सम सरप्लस मनी, अगर आपने अच्छी प्लानिंग कर रखी है तो आपके पास फालतू पैसा होगा भी, तो गुड फाइनेंशियल प्लानिंग, गुड जुडिशियसली, मतलब बड़ा सोच समझ के, बड़ा अकल के साथ, बड़ा समझदारी के साथ हम उसको बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर देंगे ताकि हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज खाली ना पड़े रहें और अननेसेसरली खर्चे को ना बढ़ाएं। तो कई बार क्या होता है, हमें लगता है जरूरत से ज्यादा पैसा पड़ा है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करेंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि उसको भी कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया जाए ताकि उससे भी हमें रिटर्न्स जनरेट हो और हमारे खर्चे अननेसेसरली ना बढ़े। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के अंदर, व्हाट आर द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। एक तो टू मेक श्योर दैट वी आर रेजिंग द फाइनेंस एट द राइट टाइम, सेकंड टू मेक श्योर दैट वी आर रेजिंग द फाइनेंस इन द राइट क्वांटिटी, नेदर एक्सेस नोर शॉर्ट। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फर्स्ट इज फैसिलिटेट्स कलेक्शन ऑफ सफिशिएंट फंड्स। अभी हमने करा, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो आप इस चीज को इंश्योर कर सकते हो कि आप सही टाइम पर सफिशिएंट पैसा आपको मिल जाए। सफिशिएंट का मतलब जरूरत से ज्यादा भी ना हो, जरूरत से कम भी ना हो। अगर एक्सेस पैसा आपने रेज कर लिया तो अननेसेसरली खर्चे बढ़ जाएंगे, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड देना पड़ेगा। जरूरत से कम पैसा रेज कर लिया तो वहां पर आपका काम प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा। अगर आप प्लानिंग करके रेज करते हो तो आप इंश्योर कर सकते हो कि सही अमाउंट में पैसा रेज करो। बिना प्लानिंग करे अगर आप पैसा रेज कर लोगे तो हो सकता है जितना चाहिए उससे ज्यादा पैसा मिल जाए या जितना पैसा चाहिए उससे कम पैसा मिल जाए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग मेक्स द एडिक्वेट फंड्स अवेलेबल टू द बिजनेस। जितना पैसा चाहिए वो मिलेगा एंड एट द राइट टाइम, दोनों चीज पॉसिबल हो पाएंगी। सही टाइम पर पैसा मिलेगा, सही क्वांटिटी में पैसा मिलेगा। प्रॉपर प्रोविजंस रिगार्डिंग शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ कैपिटल इज मेड बाय एंटिसिपेटिंग फ्यूचर रिसीट्स एंड पेमेंट्स। आप प्लानिंग जब करोगे तो एंटिसिपेट करोगे फ्यूचर में कहां से कितना पैसा आएगा, कहां कितना पैसा जाएगा, किस टाइम सरप्लस में होगा, किस टाइम आपके पास शॉर्टेज में होगा। Thus it helps in avoiding the situations of over capitalization and under capitalization। तो over capitalization का मतलब जरूरत से ज्यादा पैसा होना, अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब जरूरत से कम पैसा होना। तो हम दोनों ही सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है तो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। शॉक्स एंड सरप्राइजेस का मतलब होता है नेगेटिव चेंजेस। ये आपने कभी बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। तो अगर आप प्लानिंग करते हो तो फ्यूचर में अगर कोई नेगेटिव चेंज भी आएगा आप उसको आसानी से फेस कर सकते हो। सपोज आपने प्लानिंग करी और आपको लगता है कि फ्यूचर में यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो आप पहले से ही प्रोविजंस बना के चलोगे। तो जब वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो आपके पास सफिशिएंट प्रोविजंस होंगे ताकि आप उस प्रॉब्लम को फेस कर सको। सो इफ वी आर डूइंग द फाइनेंशियल प्लानिंग वी कैन फेस द बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस इन मच बेटर वे।
अगर आपने प्लानिंग ना करी होती और बिजनेस में कोई नेगेटिव चेंज आ जाता, एकदम से पैसे की जरूरत पड़ जाती, तो हम फेस नहीं कर सकते थे। तो बाय एंटीसिपेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस एंड मेकिंग एडिक्वेट प्रोविजंस फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी, हम क्या करते हैं, पहले से ही फ्यूचर में जो इमरजेंसी अराइज हो सकती है उसके लिए प्रोविजंस बना के चलते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स टू अवॉइड शॉक्स और सरप्राइज, तो फ्यूचर में जो नेगेटिव चेंजेस आ सकते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, विच अदरवाइज फर्म्स हैव टू फेस इन अनसर्टेन सिचुएशन। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, एकदम से शॉक जब अराइज होंगे, नेगेटिव चेंजेस आएंगे तो उसको फेस करना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है तो फ्यूचर में कोई भी नेगेटिव चेंज आएगा, आपने उसके लिए पहले से ही प्रोविजंस बना रखे होंगे और आपके लिए उसको फेस करना बड़ा आसान हो जाएगा। देन फाइनेंशियल कंट्रोल, आपने कंट्रोलिंग का मतलब पढ़ा था। कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर नहीं है तो हम रीजंस फाइंड आउट करते हैं और करेक्टिव मेजर्स लेते हैं ताकि उन कमियों को दूर करा जा सके। तो अगर आपको फाइनेंस की फील्ड में कंट्रोल करना है तो फाइनेंस की फील्ड में स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए, और वो स्टैंडर्ड्स आपने कब सेट करे होंगे, जब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करी होगी। तो ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर केप्ट अंडर कंप्लीट कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अगर आप चाहते हो कि फाइनेंस के एरिया के अंदर सारी चीजों को कंट्रोल में रखा जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है। अंडर इट स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आर सेट, जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो आप स्टैंडर्ड सेट करोगे फाइनेंस की फील्ड में। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड्स, फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करोगे, डेविएशंस और उनके रीजंस पता करोगे और करेक्टिव मेजर्स लोगे। तो बेसिकली वी कैन से दैट फाइनेंशियल कंट्रोल इज पॉसिबल इफ वी हैव डन द फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग ना करी होती, फाइनेंस के एरिया में स्टैंडर्ड्स सेट ना करे होते, तो फाइनेंस के एरिया के अंदर चीजों को कंट्रोल करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। देन हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्शन में, सेल्स में। तो जब फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो लोगों को क्लियर कट पॉलिसीज के बारे में बता दोगे, क्या हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स के बारे में बता दोगे, रूल्स के बारे में बता दोगे, तो सभी के दिमाग में क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द क्लियर कट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो क्लियर कट पॉलिसीज बना रहे हैं, क्लियर कट प्रोसीजर्स बना रहे हैं, टू बी फॉलोड बाय ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सभी डिपार्टमेंट्स के लिए हमने पॉलिसीज बना दी, प्रोसीजर्स बना दिए। Thus it helps in coordinating the various business function। प्रोडक्शन का काम है, सेल्स का काम है, जितने भी फंक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट कर पाना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा अगर आपने प्लानिंग करी है। प्लानिंग नहीं करी, लोगों को पता नहीं क्या करना है, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या मेथड्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देन अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ फंड। अगर आप प्लानिंग करते हो तो आप वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हो। वेस्टेज कैसे अवॉइड करोगे? डुप्लीकेशन नहीं होगी, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ओवर एस्टिमेशन नहीं होगी, जरूरत से ज्यादा पैसा रेज नहीं करोगे, गलत प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट होगा। तो अगर आप प्लानिंग करके काम करते हो तो जो पैसे की वेस्टेज हो सकती थी आप उसको अवॉइड कर दोगे। बिना प्लानिंग के आपने पैसा रेज कर लिया, हो सकता है गलत प्रोजेक्ट में लगा दो, हो सकता है जरूरत से ज्यादा पैसा रेज कर लो, उस केस के अंदर फिर पैसे की वेस्टेज भी हो सकती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज में टेक प्लेस। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हो तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वेस्टेज हो सकती है। दिस अराइजेस ड्यू टू द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। हो सकता है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाए, आपने प्लानिंग नहीं कर रखा, ओवरलैपिंग हो जाए, डुप्लीकेशन हो जाए। ओवर और अंडर एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जरूरत से कम पैसा लग जाए या ज्यादा पैसा रेज हो जाए। इन्वेस्टमेंट्स इन रॉन्ग प्रोजेक्ट्स, गलत प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट हो जाए। तो सच टाइप ऑफ वेस्टेजेस कैन बी अवॉइडेड थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इस टाइप की वेस्टेज को आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करी है तो। देन मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट्स आपको पता है जब आप कैपिटल रेज करते हो तो दो टाइप की कैपिटल होती है, डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। या तो बोरोड फंड्स या ओनर फंड्स, दोनों की अपनी अपनी कॉस्ट है। डेट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, इक्विटी के ऊपर डिविडेंड देना पड़ता है। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो आप डेट और इक्विटी का ऐसा कॉम्बिनेशन सोच के पैसा रेज करोगे जहां पर कॉस्ट कम से कम आए। अगर आप बिना प्लानिंग करे पैसा रेज कर लोगे तो हो सकता है कॉस्ट ज्यादा हो जाए और रिस्क भी ज्यादा हो जाए। सो बोथ ओनर्स कैपिटल एंड द डेट कैपिटल हैव देयर ओन कॉस्ट। ओनर्स कैपिटल इक्विटी को कह देते हैं जिस पे डिविडेंड देना पड़ेगा, डेट कैपिटल बोरोड फंड्स को या डेट को कह देते हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दोनों की अपनी अपनी कॉस्ट है।
Under the financial planning, the share capital and the debt capital is used in such a combination that cost of the capital is reduced to minimum and benefits to shareholders is maximized. इस combination में हम debt और equity को use करेंगे कि cost कम से कम आए और shareholders को जो benefit मिले वो ज्यादा से ज्यादा मिले. The links present with future. At present क्या फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में क्या पढ़ने वाली है, हमें उन दोनों को जोड़ना है, लिंक करना है ताकि उसके बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो. तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हैं कि फ्यूचर में किस टाइम पर कितनी सेल्स होने वाली है, किस टाइम पर कितने स्टॉक की जरूरत पड़ने वाली है, किस टाइम पर कितने फाइनेंस की जरूरत पड़ने वाली है, तो ताकि हम उसके हिसाब से पहले से सोच के रखें. तो अगर हम प्लानिंग करते हैं तो प्रेजेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के साथ लिंक किया जा सकता है. Financial planning links present financial requirements with future requirements by anticipating the sales. फ्यूचर में कितनी सेल्स करेंगे, फ्यूचर में हमारे ग्रोथ के क्या प्लान्स हैं, उसके लिए कितना पैसा चाहिए, तो हम इन सारी चीजों को एंटिसिपेट करके प्रेजेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को आपस में लिंक कर सकते हैं. द लास्ट वन इज लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन. दोनों में लिंक है बेटा, जितना फाइनेंस रेज करोगे उसके हिसाब से इन्वेस्ट करोगे. तो फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बीच में बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है. अगर आपने फाइनेंस ज्यादा रेज कर लिया, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए उतनी, या फाइनेंस कम रेज करा, इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा चाहिए, तो वहां पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. तो वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड द फाइनेंसिंग डिसीजन. अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो जितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए उतना ही फाइनेंस आप रेज करोगे, तो वहां पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी. तो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कंटीन्यूअस बेसिस. तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आप फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बीच में बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, उनके बीच में लिंक मेंटेन कर सकते हो. इट टेक्स डिसीजंस रिगार्डिंग फ्रॉम वेयर वी हैव टू रेज द फाइनेंस, कहां से पैसा रेज करना है वो पहले से सोच के रखेंगे, डेट से कितना, इक्विटी से कितना, एंड वेयर द फाइनेंस शुड बी इन्वेस्टेड, उसको कहां इन्वेस्ट करेंगे उसको भी सोच के रखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स में कितना, करंट एसेट्स में कितना, ताकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन में बैलेंस बना रहे. तो स्टूडेंट ये थी इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल प्लानिंग की. तो इस टॉपिक के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, हमने वो कवर करा. उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा. मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ. Thank you.